आज की इस वीडियो में हम क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे। चूँकि यह इस लेक्चर सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है तो हम इसमें बेसिक और फंडामेंटल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स को समझने से पहले सबसे पहले हम यह देखेंगे कि मैकेनिक्स क्या है। तो बेसिकली देखा जाए तो मैकेनिक्स फिजिक्स का एक फंडामेंटली पार्ट है, यानी फिजिक्स की शुरुआत मैकेनिक्स से ही हुई है। मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। अब किसी भी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि मैकेनिक्स को किस प्रकार कैटेगराइज किया गया है। तो साइज ऑफ सिस्टम और वेलोसिटी के आधार पर मैकेनिक्स को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। क्लासिकल मैकेनिक्स में साइज ऑफ सिस्टम मैक्रोस्कोपिक होता है और इसकी जो वेलोसिटी होती है सिस्टम की वो मच लेस देन होती है स्पीड ऑफ लाइट से। अगली जो कैटेगरी है इस मैकेनिक्स की वो है क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें जो साइज ऑफ सिस्टम होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है और जो वेलोसिटी होती है वो मच लेस देन होती है स्पीड ऑफ लाइट से। अगली जो कैटेगरी है वो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इसमें जो साइज ऑफ सिस्टम होती है वो मैक्रोस्कोपिक होती है, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी होती है वो अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट को, यानी इक्वली वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं होती है, वो अप्रोच करती है। यानी सिस्टम की जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच करती है। इस प्रकार के सिस्टम या पार्टिकल का अध्ययन हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में करते हैं। अगली कैटेगरी रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है। इसमें जो साइज ऑफ सिस्टम होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है और जो वेलोसिटी होती है वो अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट को। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को हम यहाँ पे इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स डील करता है मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जो मूव कर रहा है वेलोसिटी मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पे बात आती है कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जो होता है उसमें जो सिस्टम होता है वो कंटेन किया रहता है स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल को पर यूनिट वॉल्यूम, और हम इसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं इंडिविजुअली ऑर्डिनरी लॉ ऑफ मैकेनिक्स से। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के एग्जांपल्स की बात करें तो हम सिस्टम ऑफ 2 बॉल्स ले सकते हैं जो एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं। उन दोनों सिस्टम ऑफ 2 बॉल्स के हम वेलोसिटी या मोशन को आसानी से डिस्क्राइब कर लेंगे किसी भी ऑर्डिनरी लॉ ऑफ मैकेनिक्स से। या हम सिस्टम ले लें अर्थ एंड बॉल का, उसके भी हम बॉल या अर्थ के जो मोशन है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी ऑर्डिनरी लॉ से। अब जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है उसमें कंटेन किया गया होता है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, और जो इन पार्टिकल्स का मोशन होता है उसको हम ऑर्डिनरी लॉ ऑफ मैकेनिक्स से नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इस प्रकार के सिस्टम की स्टडी केवल एवरेज प्रॉपर्टी के बेस पे करते हैं। तो ये बात हो गई कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है। अब जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें हम कुछ एजम्पशन करेंगे। हम टाइम को कहीं भी लेंगे, इसे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम कहीं भी टाइम को लेंगे तो उसको हम एब्सोल्यूट क्वांटिटी कहेंगे, और जो मास होगा किसी भी सिस्टम का वो उसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करेगा, यानी मास भी कांस्टेंट होगा। किसी भी पार्टिकल का जो मास होगा वो वेलोसिटी के साथ वेरी नहीं करेगा। एब्सोल्यूट क्वांटिटी का यहाँ पे मतलब यह है कि यदि हम किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी क्वांटिटी की वैल्यू निकालें
और किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसी क्वांटिटी की वैल्यू निकालें। यदि दोनों वैल्यू सेम आती है तो उस क्वांटिटी को हम एब्सोल्यूट क्वांटिटी कहते हैं। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को होल्ड करता है। यदि बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और यदि कांस्टेंट मोशन कर रही है तो वो कांस्टेंट मोशन करेगी। यह कंसेप्ट जो अराइज हो रहा है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटिव है। अब हम एक पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी, या हम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता पड़ेगी। हम यहाँ पे P जो है वो पार्टिकल है, एक P पार्टिकल है XYZ कोऑर्डिनेट में। जो R है वो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है एट एनी इंस्टेंट T पे। यदि पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यदि हम इसकी लीनियर वेलोसिटी को स्मॉल v और एक्सेलरेशन को स्मॉल a सपोज करें, तो एनी इंस्टेंट T पे हम यह डिफाइन कर सकते हैं स्मॉल v इक्वल टू dr/dt, यानी लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू dr/dt और एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, जो कि इक्वल होगा d2r/dt स्क्वायर के। यदि पार्टिकल का मास हम m सपोज करें तो हम इसके लीनियर मोमेंटम को इस प्रकार डिफाइन करेंगे p इक्वल टू m इंटू वी। अब p इक्वल टू m इंटू वी है तो m इंटू हो जाएगा dr/dt। अब न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो F इक्वल टू dp/dt होगा। तो यहाँ से हम यदि एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करें इस पार्टिकल पे तो वेलोसिटी और मोमेंटम इसका चेंज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ यहाँ पे dp/dt इक्वल टू F होगा। यदि हम P की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं m dr/dt तो हमको मिलेगा m इंटू d dt dr/dt इक्वल टू F। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं m d2r/dt स्क्वायर इक्वल टू F। अब यहाँ से हमको इक्वेशन मिल रहा है F इक्वल टू dp/dt इक्वल टू m dv/dt इक्वल टू m d2r/dt स्क्वायर, या हम इसको कर सकते हैं m इंटू a। और जो ये इक्वेशन है वो लीनियर मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यह इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन कहलाएगा। अब हमें पता है यहाँ पे कि लीनियर मोशन तभी होगा जब जो फोर्स है वो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। यानी जो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया है वह एक्सटर्नल फोर्स यदि पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में होगा तभी यह पार्टिकल लीनियर मोशन करेगा, और यह हमेशा होगा नहीं। यानी एक्सटर्नल फोर्स है वो ऑलवेज पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में अप्लाई हो, ऐसा तो है नहीं। इस प्रकार जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो यदि पोजीशन वेक्टर के अलोंग नहीं होगा तो जो मोमेंटम वेक्टर होगा वो भी पोजीशन वेक्टर के अलोंग नहीं होगा। यानी मोमेंटम वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में एक एंगल क्रिएट होगा, और इस एंगल की वजह से जो पार्टिकल है वो लीनियर मोशन के बजाय एंगुलर मोशन स्टार्ट कर देगा। और यदि हम सपोज करें कि थीटा भी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो थीटा है किसी एनी इंस्टेंट टी पे, तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको हम इस प्रकार डिस्क्राइब करेंगे ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी और अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, जो कि इक्वल होगा डी टू थीटा अपॉन
dt स्क्वायर के। इस प्रकार हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल को इस प्रकार लिख सकते हैं, वेक्टर L इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। अब L जो है वो एंगुलर मोमेंटम है और R जो है वो पोजीशन वेक्टर है और P जो है वो लीनियर मोमेंटम है। वेक्टर L इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P हमको मिला है, इसको हम इक्वेशन 1 सपोज करेंगे और इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको मिलेगा dl वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt क्रॉस p वेक्टर प्लस वेक्टर r क्रॉस dp वेक्टर अपॉन dt। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, जो हमको वैल्यू पता है, तो हमको मिलेगा dl वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू v वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर प्लस r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं dl वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू m इंटू v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर प्लस वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। अब वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v दोनों सेम है, तो जो बीच का जो इनका एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा v स्क्वायर साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। हमको मिलेगा dl वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। अब वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f को हम टाउ से रिप्रेजेंट करें तो यह एक्सटर्नल टार्क को रिप्रेजेंट करेगा जो एक्ट होगा उस पार्टिकल पे। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। और जो यह हमको इक्वेशन मिल रहा है वह इक्वेशन एंगुलर मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एंगुलर मोशन, इसलिए इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स एंड सिस्टम की, यानी कोई भी फोर्स एंड सिस्टम कंजर्वेटिव तब कहलाते हैं जब वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द सिस्टम डिपेंड करता है ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यह इंडिपेंडेंट होता है पाथ थ्रू विच सिस्टम मूव्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। यानी कंजर्वेटिव फोर्स एंड सिस्टम तभी होता है जब जो वर्क डन हो वो केवल फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता हो, इस पे नहीं डिपेंड करता हो कि वो किस पाथ के थ्रू फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे पहुंचा है। हम यहाँ पे एक सिस्टम कंसीडर करेंगे जो मूव कर रहा है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन I टू फाइनल पोजीशन F थ्रू पाथ 1 एंड रिटर्न बैक टू इनिशियल स्टेट I थ्रू अदर पाथ 2। तो जो वर्क डन होगा इस कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से या इस कंजर्वेटिव फोर्स के जरिए जो वर्क डन होगा वो मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जहाँ से पार्टिकल चला था उसी पोजीशन पे वो वापस आ गया है, तो जो वर्क डन होगा उस पार्टिकल के जरिए या सिस्टम के जरिए वह 0 होगा। डैट मीन्स हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि यदि हम इसमें से स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ है यदि dr कंसीडर करें तो जो इंटीग्रल होगा विद इन लिमिट I टू F एफ dr पाथ 1 के लिए प्लस इंटीग्रल विद इन लिमिट F टू I एफ dr वो मस्ट भी इक्वल होगा 0 के। या यदि हम किसी एक के लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो निगेटिव साइन हो जाएगा, और क्वांटिटी सेम है और साइन जो है वो अपोजिट है, इसलिए दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर 0 मिलेगा हमको यहाँ पे। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ओवर लेंथ एफ dr जो होगा वो 0 होगा। इसको हम इक्वेशन 1 सपोज करेंगे और यूजिंग स्टोक्स थ्योरम
वेक्टर कैलकुलस में एक स्टोक्स थ्योरम है, उस स्टोक्स थ्योरम की मदद से हम लाइन इंटीग्रल को चेंज कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल में। कुछ इस प्रकार से इंटीग्रल ओवर लेंथ एफ डी आर इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ओवर सरफेस कर्ल एफ डी एस। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर रहे हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यह देख रहे हैं कि जो LHS है वो मस्ट बी 0 होगा, तो इसलिए जो RHS होगा वो भी 0 होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रल ओवर सरफेस कर्ल एफ डी एस इक्वल टू 0। अब यह इंटीग्रल कब 0 होगा? यह इंटीग्रल तब 0 होगा जब इसका इंटीग्रेट पार्ट जो है वो मस्ट भी 0 होगा, यानी कर्ल एफ जो है वो 0 होगा। कर्ल एफ जब 0 होगा, इसको हम इक्वेशन 3 सपोज कर ले रहे हैं। कर्ल एफ जब 0 होगा तभी यह इंटीग्रल जो होगा वो 0 होगा। अब हम इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड रिलेशन से कराएंगे। कर्ल ग्रेडियंट ए इक्वल टू 0 से हमको अल्टीमेटली मिलेगा एफ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, या इसको हम एफ इक्वल टू माइनस डेल वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि हम कंजर्वेटिव फोर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फील्ड वी, जहाँ पे जो वी है वो स्केलर फील्ड वी है, या हम इसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे हम एफ इक्वल टू माइनस डेल वी या माइनस डेल वी अपॉन डेल आर इसको लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 4 सपोज करेंगे। अब फ्रॉम द इक्वेशन 4 हम लिख सकते हैं माइनस डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू एफ, जो कि इक्वेशन 4 का स्टेटमेंट है। अब यहाँ से हम डी आर को एफ के साइड ले जाएंगे तो माइनस डेल वी इक्वल टू एफ इंटू डी आर मिलेगा। अब यहाँ से हम यदि डेल डी को यानी डिफ्रेंसिएशन को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, और नेगेटिव साइन को भी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमको मिलेगा v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ इंटू डी आर। इसको हम इक्वेशन 5 सपोज कर रहे हैं। और यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि यदि हमको v पता है तो हम कंजर्वेटिव फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बाई इक्वेशन 4, और यदि हमको कंजर्वेटिव फोर्स पता है तो हम पोटेंशियल एनर्जी या V को कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ फंडामेंटल बातों को देखा क्लासिकल मैकेनिक्स में। इसमें हमने मैकेनिक्स के टाइप्स को देखा, मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल को देखा, कंजर्वेटिव फोर्स एंड सिस्टम क्या होता है उसको हमने देखा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।